हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएफएस। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना पढ़ाई भी कर रहे होंगे फॉर यूजीसी नेट एग्जाम या फिर जो भी आप सेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। तो जल्दी से जल्दी सब जुड़ जाइए मेरे साथ। यहाँ पे आज से हम एक न्यू लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज ऑन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। देखिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारा यूजीसी नेट पेपर 2 के लिए, और एचआरएम से भी हमको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं। तो यहाँ पे जो हम एमसीक्यू सीरीज आपके साथ करवाएंगे, मैं जो करवाऊंगा आपके साथ, तो यहाँ से बेसिकली वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ साथ आपको आपके एमसीक्यूज प्रैक्टिस भी होते रहेंगे। तो जल्दी से जल्दी सब आ जाइए, फिर हम अपना सेशन का बहुत ही अच्छा सेशन, धमाकेदार सेशन एक होने वाला है और आपको मजा आने वाला है, बहुत ही इसमें मजा आएगा। तो जल्दी से जल्दी सब जुड़ जाइए, फिर हम अपना सेशन को स्टार्ट करेंगे। चलिए सब जुड़ते जाइए जल्दी से जल्दी। और हमारे चैनल यहाँ पे देखिए आईएफएस यूजीसी नेट को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको ऐसे ही बहुत सारे आपको बेनिफिशियल सेशंस मिलते रहेंगे और बहुत सारे आपको यहाँ पे कंटेंट्स भी मिलते हैं, बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी मिलते हैं, और यहाँ पे आपके लिए बहुत सारे एमसीक्यूज भी हम करवा रहे हैं ताकि आपका एग्जाम इजीली आप क्रैक कर सको। तो जल्दी से जल्दी सब जुड़ जाइए, फिर हम अपना सेशन को स्टार्ट करेंगे। मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज, देखिए ये आपका यूजीसी नेट एग्जाम के लिए तो बेनिफिशियल होगा ही होगा डेफिनेटली। अगर आपका सेट एग्जाम अगर आप दे रहे हो इन मैनेजमेंट, ऑल्सो इन कॉमर्स, कॉमर्स के लिए भी ये बेनिफिशियल होगा, बिकॉज एचआरएम का जो हमारा टॉपिक आता है ये मैनेजमेंट के साथ साथ कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए भी बेनिफिशियल होगा। तो जितने भी कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं, जितने भी मैनेजमेंट स्टूडेंट्स हैं, सब जुड़ जाइए ताकि ये सेशन का बेनिफिट्स आप ले सको विथ फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको देखिए यूट्यूब में हम आपके लिए फ्री सेशंस भी लेके आ रहे हैं, ओके, ताकि आपका एग्जाम के लिए आपका कोई भी कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए सब जुड़ जाइए। आई विल वेट फॉर मोर 15 सेकेंड, फिर हम अपना सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले सब जल्दी से जल्दी आ जाइए, फिर हम अपना सेशन को स्टार्ट करेंगे। चलिए सब आ जाइए जल्दी से। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन इन योर स्क्रीन, यहां पे देखिए आपको, आई थिंक दिस वन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? चलिए हम अपना सेशन को स्टार्ट कर दे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप ऑफ सक्सेशन प्लानिंग। फॉलोइंग स्टेप ऑफ सक्सेशन प्लानिंग को आपको अरेंज करना है इन द करेक्ट सीक्वेंस। जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन में सक्सेशन प्लानिंग होता है, सक्सेशन प्लानिंग क्या होता है मैं बता देता हूं आपको। सक्सेशन प्लानिंग क्या होता है, मान लीजिए आपका जो हेड होता है ऑर्गेनाइजेशन में, फॉर एग्जांपल आपका सीईओ जो होता है वो मान लीजिए रिटायर्ड करने वाला है या फिर वो जाने वाला है, तो वो क्या करेंगे, वो जाने से पहले अपने लिए एक रिप्लेसमेंट ढूंढ के जाएंगे। वो पहले से ही ढूंढ लिए रहेंगे कि अगर ये बंदा रिटायर्ड हो रहा है या फिर छोड़ के जा रहा है तो बी बंदा रेडी होना चाहिए उसका जगह को लेने के लिए। तो उसको हम बोलते हैं सक्सेशन प्लानिंग। तो सक्सेशन प्लानिंग देखिए ट्रेडिशनल टाइम में कहां होता था, राजा लोगों के टाइम में होता था। राजा लोग क्या करते थे, पहले ही डिसाइड कर लेते थे कि मेरा बेटा जो भी युवराज है वही राजा बनेगा। तो इसी को ही हम बोलते हैं सक्सेशन प्लानिंग। और यहाँ पे आपको क्या बोला है, जो भी सक्सेशन प्लानिंग होता है उसको आपको करेक्ट ऑर्डर में, करेक्ट सीक्वेंस में सजाना है। तो फर्स्ट में दिया है डिफाइनिंग कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म रोल्स। सेकंड में बोला है विथ फ्यूचर ओरिएंटेशन एसेस पीपल अगेंस्ट क्राइटेरिया, आइडेंटिफाई की रोल्स ऑफ सक्सेशन और रिप्लेसमेंट प्लानिंग, डेवलप एम्प्लॉयज टू बी रेडी फॉर द फ्यूचर की रोल्स, या फिर आइडेंटिफाई पूल्स ऑफ टैलेंट दैट पोटेंशियल परफॉर्म हाईली इन की रोल्स। तो यहां पे आपको क्या करना है, सीक्वेंसली करेक्ट सीक्वेंस में सक्सेशन प्लानिंग जो प्रोसेस होता है उसको आपको यहां पे ऑर्डर करना है। ओके, वेरी गुड इवनिंग प्रतीक, दिशा, हेलो दिशा, वेरी गुड इवनिंग।
तो चलिए इसका आंसर क्या होगा बताएंगे। अरेंज करना है आपको स्टेप ऑफ सक्सेशन प्लानिंग इन करेक्ट सीक्वेंस। क्या होगा इसका आंसर, चलिए बताएंगे इसका आंसर क्या होगा जो भी जुड़े हैं मेरे साथ अभी। देखिए अगर आप यहां पे देखिए कटिंग कंसेप्ट एलिमिनेशन मेथड अगर हम अप्लाई करते हैं तो फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा मेरा, फर्स्ट स्टेप हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो देखिए मेरा 2 3 3 और 5 में दोनों में ही आइडेंटिफाई है। 3 ऑप्शन में क्या बोल रहा है मेरे को, थर्ड ऑप्शन में आइडेंटिफाई की रोल्स फॉर सक्सेशन और रिप्लेसमेंट प्लानिंग। तो मेरे को जो सक्सेशन प्लानिंग का प्रोसेस करना है, जो सक्सेशन प्लानिंग जिस पोजीशन के लिए करना है, वहां पे की रोल्स क्या है, जो जगह के लिए मैं पोजीशन को फिल करूंगा वह उसका की रोल्स क्या होता है। तो दिस वन विल बी द फर्स्ट स्टेप। ये वाला मेरा पहला हो जाएगा, क्या होगा, दिस वन कम्स फर्स्ट। तो फर्स्ट में क्या करूंगा, आइडेंटिफाई करूंगा की रोल्स फॉर सक्सेशन और रिप्लेसमेंट प्लानिंग। की रोल्स को मैंने आइडेंटिफाई कर दिया। अभी मैं देखूंगा ऑप्शन में मेरा थर्ड ऑप्शन कहां पे है। यहां पे तो 2 स्टार्ट हो रहा है, यहां पे 5 स्टार्ट हो रहा है, यहां पे 2 से स्टार्ट हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी अगर मैं देखता हूं थर्ड में स्टार्टिंग थर्ड से हो रहा है, तो दिस वन विल बी माई करेक्ट आंसर। इसे बोलते हैं हम एलिमिनेशन मेथड। देखिए मैंने एक ऑप्शन को आइडेंटिफाई किया और मेरा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया। तो आपको एग्जाम में भी इसी तरह करना है। अगर आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो इसी तरह आपको माइंड से खेलना होगा, आपको स्मार्ट वर्क करना होगा। तो बाकी भी हम देख लेते हैं। थर्ड तो हो गया मेरा, मैंने आइडेंटिफाई कर दिया कि की रोल्स क्या होना चाहिए सक्सेशन प्लानिंग के लिए। अभी मैं चलूंगा डिफाइन कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द रोल्स। तो दिस वन विल बी कम्स एट 2। अभी यहां पे मैं कॉम्पिटेंसी सेट करूंगा, स्किल्स को देखूंगा, स्किल्स को रखूंगा कि मेरे को वो जो रोल, वो पोजीशन को फिल करने के लिए क्या क्या कॉम्पिटेंसीज चाहिए, क्या क्या एबिलिटीज चाहिए, क्या मेरे अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। तो ये हो गया मेरा डिफाइन कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म रोल्स। तो थर्ड हो गया, 1 हो गया। अभी हम चलेंगे उसके बाद कॉम्पिटेंसी सेट करने के बाद विथ फ्यूचर ओरिएंटेशन एसेस पीपल अगेंस्ट क्राइटेरिया। अभी यहां पे हम चेक करेंगे कि जो हमने क्राइटेरिया सेट किया है वो क्राइटेरिया को कौन से हमारे एम्प्लॉयज फिल कर रहे हैं। विथ फ्यूचर ओरिएंटेशन एसेस पीपल अगेंस्ट क्राइटेरिया। तो ये भी हो गया, 3 1 2 हो गया मेरा। अभी मैं देखूंगा आइडेंटिफाई द पूल ऑफ टैलेंट्स दैट पोटेंशियली परफॉर्म हाई की रोल्स। अभी यहां पे मैं क्या करूंगा, पूल ऑफ टैलेंट्स को लेके आऊंगा, आइडेंटिफाई करूंगा, बहुत सारे कैंडिडेट्स को लेके आऊंगा, बहुत सारे एम्प्लॉयज को लेके आऊंगा और यहां पे मैं चेक करूंगा कि वो हाई की रोल्स को परफॉर्म कर पा रहे हैं कि नहीं। तो 5 मेरा हो गया। उसके बाद डेवलप एम्प्लॉयज टू बी रेडी फॉर फ्यूचर की रोल्स। तो उसके बाद जो एम्प्लॉयज को मैंने फाइंड आउट कर लिया है कि ये एम्प्लॉयज मेरा सीईओ बन सकता है, जो सीईओ पोजीशन को फिल कर सकता है, उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसको अभी हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, उसका अंदर हम डेवलपमेंट प्रोवाइड करेंगे ताकि वो सीईओ जो हेड होता है ऑर्गेनाइजेशन का, उसका पोजीशन को इजीली फिल कर सके। तो ये होता है हमारा स्टेप्स ऑफ सक्सेशन प्लानिंग। ओके, तो ये एक हमारा मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है। देखिए जितने भी आपके ऐसे ही सीक्वेंस वाले क्वेश्चन आते हैं, सीक्वेंस वाले क्वेश्चन आते हैं, दिस आर द मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस। आजकल क्या हो रहा है यूजीसी नेट में, यूजीसी नेट का स्टैंडर्ड बहुत इंप्रूव हो गया है। वो आजकल आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं पूछ रहे हैं। वो बेसिकली आपको ऐसे ही सीक्वेंस वाले क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर कोड वाले क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, जितना आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हो कर लो, बिकॉज आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन भी रखा है। तो हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना पड़ता है सक्सेशन प्लानिंग के लिए। तो फर्स्ट मैंने जैसे बताया, आइडेंटिफाई द की रोल्स फॉर सक्सेशन और रिप्लेसमेंट प्लानिंग। अभी मेरे को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जो पोजीशन के लिए मेरे को सक्सेशन प्लानिंग करना है वहां पे की रोल, की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या मेरे को लगेगा, वो बंदे के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, क्या रोल होना चाहिए। ओके, फिर डिफाइन कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द रोल। तो सीईओ बनेगा फ्यूचर में, उसके अंदर क्या क्या कॉम्पिटेंसीज होना चाहिए उसको हम डिफाइन करेंगे। ओके, विथ फ्यूचर ओरिएंटेशन एसेस पीपल अगेंस्ट द क्राइटेरिया। तो अभी यहाँ पे हमने क्या किया था, कुछ क्राइटेरिया सेट किया, जो सीईओ बनेगा उसके लिए कुछ क्राइटेरिया सेट किया। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, फ्यूचर को देख के हम यहाँ पे वो जो क्राइटेरिया हमने सेट किया है, अब यहाँ पे हम मेजर करेंगे, चेक करेंगे कि वो बंदा वो क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है कि नहीं। ओके, एसेस किए, यहाँ पे हम चेक किए। फिर हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई द पूल ऑफ टैलेंट्स। आइडेंटिफाई पूल ऑफ टैलेंट्स,
दैट कैन पोटेंशियली परफॉर्म द हाईली इन की रोल्स। यहाँ पे फिर क्या करेंगे, हम पूल ऑफ टैलेंट्स लाएंगे, बहुत सारे कैंडिडेट्स को हम लेके आएंगे और देखेंगे कि वो हाई की रोल जो है उसको काम कर पाएंगे कि नहीं। फिर हम डेवलप एम्प्लॉयज टू बी रेडी फॉर फ्यूचर की रोल्स। तो ये मैंने बता दिया। तो जो पूल ऑफ कैंडिडेट्स हमने बनाया था वहां से हम फाइंड आउट कर लेंगे, एक ही बंदा को फाइंड आउट करेंगे, तो ये हमारा फ्यूचर में सीईओ बन सकता है। तो उसे अगर फ्यूचर में सीईओ बनना है तो अभी से हम क्या करेंगे, उसको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड करेंगे ताकि वो फ्यूचर में बहुत ही अच्छा हेड बन सके अपना ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये था हमारा स्टेप्स इन सक्सेसफुल प्लानिंग। ओके, आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको इजीली समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहां पे आपको क्या दिया है, एक लिस्ट 1 दिया है और एक लिस्ट 2 दिया है। लिस्ट 1 में क्या है मेरा, रैंकिंग मेथड। यहां पे कुछ आपको रैंकिंग मेथड दिया है और उसका क्या मेथडोलॉजी होता है। मेथडोलॉजी मतलब क्या होता है मेरा, प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस हम यूज करेंगे वो मेथड को यूज करने के लिए। तो मैच द आइटम ऑफ लिस्ट 2 विथ लिस्ट 1 पर्टेनिंग टू द रैंकिंग मेथड यूज्ड इन द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। जो हमारा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसमें हम कौन सा रैंकिंग मेथड यूज करते हैं, एंड सिलेक्ट द कोड ऑफ द करेक्ट मैचिंग। तो यहां पे आपको दिया है सिंपल रैंकिंग, अल्टरनेशन रैंकिंग, पेयर्ड कंपैरिजन, फोर्स डिस्ट्रीब्यूशंस, और यहां पे मेथडोलॉजी में दिया है। तो आपको सिंपल रैंकिंग किसके साथ होगा, अल्टरनेशन रैंकिंग किसके साथ होगा, पेयर्ड कंपैरिजन किसके साथ होगा, फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन किसके साथ होना है, फाइंड आउट करना है। तो चलिए 1 मिनट लीजिए और अपना आंसर बताएंगे। इसका आंसर क्या होगा, जितने भी मेरे साथ जुड़े हैं सब बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, देखिए यहां पे आपको कीवर्ड फाइंड आउट करना होगा। अगर आप कीवर्ड फाइंड कर लेते हो तो इजीली ये आंसर को आप सॉल्व कर सकते हो। देखिए मैं फर्स्ट चलता हूं, पेयर्ड कंपैरिजन को मैं देखता हूं। पेयर्ड कंपैरिजन मतलब क्या होगा, तो यहां पे पेयर्ड कंपैरिजन होगा। पेयर मतलब क्या होगा, पेयर मतलब मोर देन 1, 2 से अधिक या फिर 2 से अधिक होंगे तब जाके मैं पेयर बना सकता हूं। तो पेयर मैं किसका बनाऊंगा, अपने एम्प्लॉयज का पेयर बनाऊंगा। तो यहां पे मेरे को क्या देखना पड़ेगा, पेयर कंपैरिजन किसके साथ मैच करेगा, ये मेरा एंड्स विद द प्री डिटरमाइंड नंबर ऑफ पीपल्स इन ईच ग्रुप। तो मैं पेयरिंग किसके साथ करूंगा, पीपल इन ईच ग्रुप, मतलब मेरे एम्प्लॉयज। तो सी का मेरा 2 हो गया। ओके, अभी मैं देखता हूं सी का 2 मेरे कहां पे है। देखिए यहाँ पे सी का 4 है, सी का 3 है, सी का 1 है, सी का 2 है। तो एक ही ऑप्शन में मेरा सी का 2 है और डी विल बी माई करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए एक ही ऑप्शन से मेरा आंसर हो गया और इजीली मैंने ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा था, कितना डिफिकल्ट लग रहा था। तो इजीली आपने एक ही टर्म, इंग्लिश का टर्म पेयर्ड, मैंने पेयर्ड का मतलब क्या समझा, पेयर्ड मतलब यहां पे आपको एम्प्लॉयज लोन को पेयरिंग कर रहे हो, पेयर कर रहे हो। तो किसका पेयर करोगे, पीपल्स लोन का पेयर करोगे इन ईच ग्रुप। सी का 2 हो गया। तो बाकी भी हम देख लेते हैं। पहला देखते हैं हम सिंपल रैंकिंग क्या होता है। सिंपल रैंकिंग क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, बेस्ड ऑन पर्टिकुलर ट्रेड्स ओनली फॉर क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ वर्क। तो सिंपल रैंकिंग में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एम्प्लॉयज का क्वालिटी चेक करते हैं। ओनली उनका हम क्वालिटी चेक करेंगे, उनका कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, उनका कुछ स्पेसिफिक ट्रेड्स देखेंगे और उसी हिसाब से हम रैंक प्रोवाइड करेंगे। तो ये हो गया मेरा सिंपल रैंकिंग। फिर हम देखते हैं अल्टरनेशन रैंकिंग। अल्टरनेशन रैंकिंग इसका क्या हो जाता है, बेस्ड ऑन द ओवरऑल परफॉर्मेंस। ओके, अल्टरनेशन रैंकिंग हम कैसे मेजर करते हैं, बेस्ड ऑन दी ओवरऑल परफॉर्मेंस को हम चेक करके अल्टरनेशन रैंकिंग करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड क्या होता है, बेस्ड ऑन द ट्रेड्स और सेट ऑफ ट्रेड्स एंड अवॉइड सेंट्रल टेंडेंसी। जो भी हमारा फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड होता है वो हमारा कुछ पर्टिकुलर ट्रेड्स होता है, कुछ सेट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है, उसी हिसाब से हम फोर्सफुली यहाँ पे अपना रैंकिंग करते हैं। यहाँ पे कुछ आपका स्पेसिफिक ट्रेड्स रहता है। देखिए सेट ऑफ ट्रेड्स पे फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या हो जाता है, देखिए फोर्स मतलब नाम से पता चल रहा है फोर्स, आप फोर्सफुली रैंकिंग प्रोवाइड कर रहे हो। तो यहाँ पे आपका बेसिकली कुछ स्टैंडर्ड सेट होगा, स्टैंडर्ड्स यहाँ पे बेसिकली आपका कुछ स्टैंडर्ड सेट होगा। स्टैंडर्ड मतलब क्या हो जाता है, सेट्स, आपका कुछ यहाँ पे सेट होगा और वही सेट के हिसाब से आप अपना ट्रेड्स कैरेक्टरिस्टिक्स को मेजर करोगे, ट्रेड्स को मेजर करोगे। तो ये मेरा क्या हो जाता है, ये मेरा हो जाता है फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो जो भी आपका स्टैंडर्ड सेट असाइन होगा पहले से, उसी हिसाब से आप रैंकिंग प्रोवाइड करोगे, तो तब हम उसे बोलते हैं फोर्स रैंकिंग मेथड।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। पुट द फॉलोइंग स्टेप ऑफ डिस्क्रीट सिलेक्शन प्रोसेस इन करेक्ट सीक्वेंस एंड सिलेक्ट द करेक्ट कोड। तो यहाँ पे आपको बेसिकली किसके ऊपर पूछा है, सिलेक्शन प्रोसेस। आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है, जो एम्प्लॉइज का सिलेक्शन प्रोसेस होता है, वो कौन सा स्टेप्स को फॉलो करते हैं। क्या पहला प्रिलिमिनरी इंटरव्यू होता है, क्या कंप्लीशन ऑफ एप्लीकेशन ब्लैंक होता है, ब्लैंक बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट, कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू या फिर फाइनल एम्प्लॉयमेंट डिसीजन। क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा इसका आंसर। देखिए मैं अगर ऑप्शन की तरफ जाता हूं, जी तो मेरा लास्ट में सब में है और मेरे को पता भी है कि मेरा ये वाला स्टेप मेरा लास्ट में आएगा। लास्ट में तो जाके मेरा फाइनल एम्प्लॉयमेंट डिसीजन होता है कि नहीं। तो दिस वन कम्स लास्ट। उसके बाद देखते हैं पहला क्या होगा। अभी देखिए अगर आपने सिलेक्शन प्रोसेस पढ़ा होगा तो पहला हमारा एक प्रिलिमिनरी इंटरव्यू होता है। प्रिलिमिनरी इंटरव्यू होगा मेरा फर्स्ट स्टेप। तो मैं ए को देखूंगा कहाँ पे है। तो देखिए ए तो ये दोनों में, तो ये दोनों ऑप्शन मेरा एलिमिनेट हो गया। अभी मेरे पास बचा सी एंड डी ऑप्शन। अभी देखिए फर्स्ट मैंने प्रिलिमिनरी इंटरव्यू कर लिया, फिर नेक्स्ट होगा मेरा कंप्लीशन ऑफ एप्लीकेशंस बैंक। अभी मैं उनसे क्या करूंगा, एप्लीकेशंस भरवाऊंगा। ओके, ए के बाद बी आ गया मेरा, ठीक है। तो सी डी में यहाँ पे भी ए बी है, यहाँ पे भी ए बी है, ठीक है, ए बी हो गया। अभी मैं फिर क्या करूंगा, एप्लीकेशन फॉर्म भरवाने के बाद उनका मैं एम्प्लॉयमेंट टेस्ट करवाऊंगा। तो ए बी ई, यहाँ पे ई है, यहाँ पे नहीं है, तो दिस वन विल बी माई राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो बाकी भी हम देख लेते हैं। एम्प्लॉयमेंट टेस्ट ले लिए, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट लेने के बाद फिर क्या करते हैं, हम उनका इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू लेते हैं ना, आपका पहले टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट के बाद फिर हम क्या करते हैं, आपका इंटरव्यू लेते हैं। तो ठीक है, चले गया हमारा एफ भी हो गया। अभी नेक्स्ट हम इंटरव्यू लेने के बाद उसका बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशंस करेंगे। बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशंस में क्या करेंगे, उसको हम चेक करेंगे कि उसका पहले से कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। तो बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन हो गया मेरा, ठीक है, सी भी हो गया सर। अभी हम चलेंगे डी में, फिर हम उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। अब हम यहाँ पे अगर आर्मी का आपका रिक्रूटमेंट हो रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, आपका फिजिकल एग्जामिनेशन होगा, आपका आई टेस्ट होगा, आप फिजिकली चैलेंज हो किया, वो सब भी देखेंगे। तो फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया मेरा, डी भी हो गया, ठीक है सर। और लास्ट में क्या होगा, फिजिकल एग्जामिनेशन होने के बाद मेरा फाइनल एम्प्लॉयमेंट डिसीजन हो जाएगा। तो दिस वन विल बी माय करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आपको बेसिकली देखिए इसी टाइप के सीक्वेंस क्वेश्चन सजाने को आते हैं, सीक्वेंसली आपको सजाना होता है। तो ये था मेरा सिलेक्शन प्रोसेस का सीक्वेंस। तो देखिए यहाँ पे मैंने स्टेप्स भी लिख दिया आपको। अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। फर्स्ट मेरा आता है प्रिलिमिनरी इंटरव्यू, ठीक है, मेरा प्रिलिमिनरी इंटरव्यू हो गया। फिर मेरे को एक एप्लीकेशन ब्लैंक दिया जाता है, एप्लीकेशन ब्लैंक में मैं अपना नाम सब लिखता हूँ। फिर मेरा क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट होता है। फिर मेरा रिटन टेस्ट होगा, ठीक है सर, रिटन टेस्ट हो गया मेरा, मैं पास कर लिया उसमें। फिर मेरा इंटरव्यू होगा, ठीक है, आपका इंटरव्यू भी अच्छा हो गया। फिर आपका क्या होगा, बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन होगा। आपका यहाँ पे चेक करेंगे कि आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड है क्या पहले से कुछ, ठीक है, वो भी क्लियर हो गया। उसके बाद आपका फिजिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन भी आपने क्लियर कर लिया। फिर लास्ट में आपका फाइनल डिसीजन, और यहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, एम्प्लॉयमेंट ऑफर आपको मिल जाता है एंड यू गेट सिलेक्टेड फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन और फॉर योर पोस्ट। तो ये था सीक्वेंस ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस। देखिए आई होप दिस वन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। तो यहाँ पे मैच द फॉलोइंग दिया है, सिलेक्ट द कोड फॉर द करेक्ट मैचिंग। आपको मैच करना है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लीडरशिप पोजीशन, फाइंडिंग मोस्ट सुटेबल एरिया ऑफ वर्क, डिस्कवरिंग इंटरेस्ट एंड पोटेंशियल फॉर एक्वायरिंग स्किल्स, या फिर मेजरिंग कैपेसिटी टू थिंक लर्न एंड ड्रॉ रिलेशनशिप। तो यहाँ पे आपको कौन सा टेस्ट कंडक्ट करना पड़ता है। अगर आपको लीडरशिप पोटेंशियल फाइंड आउट करना है एक एम्प्लॉयज का, तो यहाँ पे आप कौन सा टेस्ट करोगे। एक एम्प्लॉयज का आप अगर मोस्ट सूटेबल एरिया ऑफ वर्किंग करना फाइंड आउट करना पड़ता है कि वो कौन सा सूटेबल एरिया में बहुत अच्छा है, तो कौन सा टेस्ट कंडक्ट करोगे। उसका इंटरेस्ट कौन सा एरिया में है, अगर उसको फाइंड आउट करना है तो आपको कौन सा टेस्ट करोगे। या फिर मेजरिंग कैपेसिटी टू थिंक लर्न एंड ड्रॉ रिलेशनशिप, जो जब ये वाला कैरेक्टरिस्टिक्स एक एम्प्लॉय के अंदर आता है तब आप कौन सा टेस्ट कंडक्ट करते हो। देखिए बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, बस आपको कीवर्ड ढूंढना है। देखिए लीडरशिप पोटेंशियल, मेरे को एक एम्प्लॉयज के अंदर लीडरशिप पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो क्या होगा इसका आंसर मेरा। देखिए लीडरशिप जानने के लिए एक बंदे में लीडरशिप क्वालिटी है कि नहीं,
उसका हम क्या करेंगे, पर्सनैलिटी टेस्ट करेंगे। पर्सनैलिटी टेस्ट, वो पर्सन, वो बंदा कैसा है, उसका अंदर कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका अंदर कौन सा ट्रेड्स है, वो कैसा काम करता है, वो कैसा बिहेव करता है, हमें कहां से पता चलेगा, पर्सनैलिटी टेस्ट से। तो वहां से हम पता चलेगा कि वो बंदा लीडरशिप बनने का काबिल है कि नहीं। तो ए का 4 हो जाता है। देखिए ए का 4 मेरा कहां पे है, देखिए ए का 4 यहां पे भी है, ए ऑप्शन में भी है, सी ऑप्शन में भी है। तो बाकी 2 ऑप्शन मेरा कट, एलिमिनेट। अभी बचा ए एंड सी। ओके, अभी चलिए देखते हैं। फिर हो गया मेरा ए का 1 हो गया। ओके, ये तो एलिमिनेट हो गया। अभी मेरे को पता चल गया कि मेरा ए का 4 हो गया। अभी देखिए मेजरिंग, लास्ट ऑप्शन में देखता हूं, मेजरिंग कैपेसिटी टू थिंक, लर्न एंड ड्रॉ रिलेशनशिप। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये मेरा कहां पे हो जाता है, वो उसका थिंकिंग पावर, उसका लर्निंग पावर कहां पे होगा, उसका इंटेलिजेंस स्किल्स, उसका हम इंटेलिजेंट टेस्ट करेंगे। इंटेलिजेंस ही तो, इंटेलिजेंस टेस्ट करने के बाद ही तो पता चलेगा ना उसके पास कितना थिंकिंग पावर है, उसका लर्निंग पावर कितना है, वो कैसा रिलेशनशिप ड्रॉ कर सकता है। तो डी का मेरा हो जाएगा 3। तो डी का 3 मेरा कहां पे है, देखिए। ओके, डी का 3 देखिए यहां पे नहीं है, यहां पे नहीं है, यहां पे नहीं है, यहां पे है। तो ये दिस वन विल बी माय करेक्ट आंसर। तो ए का 4 हो गया, डी का 3 हो गया। बाकी हम देखेंगे बी का क्या होगा, मोस्ट सुटेबल एरिया ऑफ वर्किंग। सुटेबल एरिया ऑफ वर्किंग, वर्क रिलेटेड काम मेरा कहां पे आएगा, वोकेशनल ट्रेनिंग। वोकेशनल ट्रेनिंग, बी का 1। अब देखिए ए का 4, बी का 1। ओके, फिर अभी देखेंगे सी ऑप्शन में जाएंगे, डिस्कवरिंग इंटरेस्ट एंड पोटेंशियल फॉर एक्वायरिंग स्किल्स। तो ये लास्ट ऑप्शन मेरा बचता है। तो ये क्या होगा, उसका एप्टीट्यूड स्किल्स हम चेक करते हैं। एप्टीट्यूड में हम उसका देखते हैं कि उसके अंदर किसका इतना इंटरेस्ट है और उसके अंदर कितना पोटेंशियल है कि वो एक स्किल्स को एक्वायर कर सके। ओके, चलिए। वेरी गुड इवनिंग श्वेता, वेरी गुड इवनिंग स्निग्धा, सॉरी श्री गधा बालाकृष्णन। ओके, बालाकृष्णन, वेरी गुड इवनिंग बालाकृष्णन। वेरी गुड इवनिंग रूसी, वेरी गुड इवनिंग प्रतीक्षा। बहुत बढ़िया, सब बढ़िया आंसर दे रहे हो। एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। और यहाँ पे मैंने आपको प्रोसेस भी बताया, अप्रोच भी बताया कि आप कटिंग कंसेप्ट, एलिमिनेशन मेथड को कैसे यूज करके ये क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके, एनी डाउट? मजा आ रहा है क्वेश्चन सॉल्व करके? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिए यहां पे फिर से मेरे को आ गया सीक्वेंस वाला क्वेश्चन। देखिए सीक्वेंस वाला क्या करेंगे, सीक्वेंस वाला ही क्वेश्चन आजकल ज्यादा यूजीसी पूछ रहा है या फिर सेट एग्जाम में आ रहा है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, सीक्वेंस वाला क्वेश्चंस को अधिक सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो सीक्वेंस ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग प्रोसीजर, आपको सीक्वेंसली ऑर्डर में सजाना है। क्या इंस्ट्रक्टर को प्रिपेयर पहले करना होता है, क्या वो टास्क को प्रेजेंट पहले करेगा, क्या ट्राइंग आउट परफॉर्मेंस को पहले करेगा, क्या वो परफॉर्मेंस को ट्राई आउट करेगा, या फिर ट्रेनिंग को पहले प्रिपेयर करेगा, या फिर फॉलो अप को पहले करेगा। चलिए देखते हैं कौन इसका आंसर बता सकता है। यहाँ पे मेरे साथ जितने भी जुड़े हैं सब बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। देखिए आपका प्रोसेस को डेवलप कीजिए, आप कटिंग कंसेप्ट को यूज कीजिए, एलिमिनेशन मेथड को यूज कीजिए, डेफिनेटली आपको ये आंसर मिल जाएगा। तो जितने भी यहाँ पे मेरे साथ जुड़े हैं, श्वेता, बालाकृष्णन, रूसी, प्रतीक्षा, रोहन, दिशा, जितने भी जुड़े हैं मेरे को ये आंसर बताएंगे। देखिए फर्स्ट देखिए फॉलो अप। अब देखिए फॉलो अप तो मेरा भाई लास्ट में ही आएगा। अब यहाँ पे भी लास्ट में, यहाँ पे भी लास्ट में, यहाँ पे भी लास्ट में, ये मैं एलिमिनेट कर देता हूँ। इजीली हो गया मेरा एलिमिनेट। ओके, अभी मेरे पास 100 से 75% बचा। 100% क्वेश्चन था, मैंने एलिमिनेट कर दिया। अभी मेरे पास 75% बचा है। ठीक है, ठीक है सर। बाकी देखते हैं फिर क्या आएगा। फॉलो अप तो आ गया लास्ट में। अभी फर्स्ट क्या आएगा, फर्स्ट में देखिए 1 to 1। अब इंस्ट्रक्टर प्रिपेयर पहले करेगा या फिर टास्क को पहले प्रेजेंट करेगा? नहीं सर, इंस्ट्रक्टर प्रिपेयर पहले करेगा। ओके ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखिए यहां पे भी 1 है, यहां पे भी 1 है। ठीक है, तो ये ऑप्शन मेरा एलिमिनेट हो गया। अभी मेरे पास ए और सी बचा। ठीक है, 1 1 हो गया। अभी देखते हैं 2 और 4 में से पहले कौन आएगा, प्रेजेंट द टास्क या फिर ट्रेनिंग प्रिपरेशन। पहले आप क्या करते हो, पहले आप प्रिपेयर करते हो ना, पहले आप ट्रेनिंग को प्रिपेयर करोगे। यहां पे हमको क्या पूछा है, सीक्वेंस ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग प्रोसीजर। आपको क्या ट्रेनिंग देना है, आप उसको लिए प्रिपेयर करोगे। तो ट्रेनिंग प्रिपरेशन पहला हो जाएगा। तो ये ऑप्शन भी मेरा एलिमिनेट हो गया।
and this option will be the right answer for this question. So 1, 4, 2, 3, 5 will be the right answer for these questions. So I hope ये कटिंग कंसेप्ट एलिमिनेशन मेथड आपको समझ आ रहा होगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में भी मजा आ रहा होगा। चलिए देखिए यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोसीजर क्या है, यहाँ पे मैंने आपको डिस्क्राइब भी कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल द इंस्ट्रक्टर मस्ट बी प्रिपेयर्ड, यहाँ पे क्या है, इंस्ट्रक्टर को प्रिपेयर होना पड़ता है। नेक्स्ट स्टेप इज द प्रिपरेशन ऑफ द ट्रेनी, फिर हम क्या करेंगे, इंस्ट्रक्टर प्रिपेयर होने के बाद जो भी जिसको भी ट्रेनी जो होगा, जिसको ट्रेनी दिया जाएगा उसको प्रिपेयर होना पड़ेगा। ओके, द ऑपरेशन शुड देन बी प्रेजेंटेड केयरफुली एंड पेशेंस। ओके, फिर ऑपरेशंस को प्रेजेंट किया जाएगा, जो भी ट्रेनी रहेगा, केयरफुली विद दैट पेशेंसफुली ऑल्सो। द परफॉर्मेंस ऑफ द ट्रेनी शुड बी ट्राइड बाय आस्किंग हिम टू एक्सप्लेन ईच स्टेप एंड डू प्रैक्टिकल। फिर जो भी ट्रेनी होगा उसको बोला जाएगा कि भाई तू परफॉर्म कर और बता कि कैसे प्रैक्टिकली तू सॉल्व करेगा। द एम्प्लॉय इज देन पुट ऑन द जॉब, फिर उसका ट्रेनी होने के बाद फिर क्या होता है, जब एम्प्लॉय न्यूली ज्वाइन करता है, एक ट्रेनी होता है, उसको ट्रेनिंग देने के बाद फिर उसको रियल लाइफ पोजीशन में, रियल जॉब में उसको डाला जाता है। देन इन द फॉलो अप एक्शन हिज परफॉर्मेंस शुड बी फ्रीक्वेंटली चेक्ड एंड क्वेश्चन शुड बी एनकरेज। फिर उसके बाद उसका परफॉर्मेंस को हम इवेलुएट करते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है उसका, और वहां पे हम चेक करते हैं कि वो अपना काम ठीक से कर पा रहा है कि नहीं। ओके, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। सन ऑफ सॉइल, सन ऑफ सॉइल, this one is the keyword, sons of soil. Policy is associated with what? Discharge or dismissal, promotion, recruitment, induction। बहुत ही देखिए, बहुत ही मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है फॉर योर सेट एग्जाम, सेट एग्जाम या फिर यूजीसी नेट एग्जाम के लिए भी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो ये वाला मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है फॉर मैनेजमेंट, विद दैट फॉर कॉमर्स स्टूडेंट ऑल्सो। जो सन ऑफ सॉइल होते हैं वो बेसिकली जो पॉलिसी होता है हमारा, जो सन ऑफ सॉइल पॉलिसी होता है, बेसिकली ये कौन करता है, बेसिकली हमारा गवर्नमेंट करता है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस करते हैं हमारा सन ऑफ सॉइल पॉलिसी। तो ये बेसिकली एसोसिएटेड किसके लिए होता है, क्या वो डिस्चार्ज और डिसमिस करने के लिए, क्या प्रोमोशंस करने के लिए, क्या रिक्रूट करने के लिए आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस में यूज होते हो, या फिर इंडक्शन प्रोसेस में यूज होते हो। क्या होगा इसका आंसर, चलिए बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। देखिए सन ऑफ सॉइल होता है हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, कहां पे हम यूज करते हैं, रिक्रूटमेंट प्रोसेस में बेसिकली सन ऑफ सॉइल को यूज करते हैं पॉलिसी। क्या होता है मेरा सन ऑफ सॉइल, देखिए सन ऑफ सॉइल अप्रोच इज एसोसिएटेड विद रिक्रूटमेंट। ये हो गया आंसर मेरा। द थ्योरी ऑफ बियरिंग द जॉब अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम वेरियस कंपनीज एस्टैब्लिश्ड in a particular area must be offered mainly to the people living in that area and not to the migrants who migrate from other region or those who don't share the same mother tongue as the regional populations. This include both the favoritism and regionalism for the resident of that region. Okay, तो ये क्या होता है, मान लीजिए आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो, अगर आपका रिक्रूटमेंट कहीं पे निकलता है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में तो आपको पहले चांस मिलेगा, बिकॉज यू आर दी सन ऑफ दैट सॉइल, सन ऑफ सॉइल, आप महाराष्ट्र सॉइल में जन्म लिए हो। इसी के लिए क्या होता है, आपको पहले रिक्रूट किया जाएगा, बाकी लोगों को रिक्रूट नहीं करते हैं, बिकॉज ऑफ योर सेम लैंग्वेज, बिकॉज ऑफ योर मदर लैंग्वेज, मदर टंग। इसी के लिए उसे बोला जाता है सन ऑफ सॉइल अप्रोच, एंड इट इज बेसिकली एसोसिएटेड विद द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। ओके, आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। चलिए अगर आपको समझ आ रहा है तो मेरे को रेस्पॉन्ड करके बताएंगे। यहाँ पे मेरे साथ अभी तक कौन कौन जुड़ चुका है और कौन कौन रेस्पॉन्ड कर रहा है। यहाँ पे मेरे साथ कौन कौन जुड़ा है, प्रतीक, ऋतुजा, जॉन, श्वेता, बालाकृष्णन। बालाकृष्णन आप जुड़े हो कि नहीं, बालाकृष्णन का आंसर और आ नहीं रहा है। बालाकृष्णन रेस्पॉन्ड करेंगे, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं। सन ऑफ सॉइल, प्रतीक्षा जुड़े हैं, रोहन जुड़े हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग describes the metamorphic stage of employee socialization। मेटाफोरफिक स्टेज क्या होता है, एक एम्प्लॉयज का सोशलाइजेशन प्रोसेस में ऑप्शन में दिया है एम्प्लॉयज ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन विथ इज वैल्यू, एटीट्यूड एंड एक्सपेक्टेशंस। क्या हम उसको मेटाफोरफिक स्टेज बोलते हैं, या फिर एम्प्लॉय स्टडीज द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। जब एम्प्लॉयज आपका ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को स्टडी करता है तब हम उसको बोलते हैं मेटाफोरफिक स्टेज, या फिर एम्प्लॉयज इवैल्यूएट
द डाइकोटोमी बिटवीन द एक्सपेक्टेशंस एंड रियलिटी, क्या उसको बोलते हैं। या फिर एम्प्लॉयज बिकम कंफर्टेबल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनाइज इट्स नॉर्म, क्या है कि एम्प्लॉयज जब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है वो अपने आप को कंफर्टेबल फील करना स्टार्ट कर लेता है और उसको खुद इंटरनलाइज कर लेता है जो भी उसके नॉर्म्स गाइडलाइंस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। क्या होगा, मेटामॉर्फोसिस स्टेज क्या होता है, देखिए ये वाला तो आपका एचआरएम का कॉन्सेप्ट है। क्या होगा इसका आंसर बताएंगे। देखिए मेटामॉर्फोसिस स्टेज क्या होता है, जब मेटामॉर्फोसिस स्टेज कब आता है, जब आपका एम्प्लॉयज बिकम कंफर्टेबल, वो कंफर्टेबल फील करना स्टार्ट करता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनलाइज इट्स नॉर्म्स, और जो भी नॉर्म्स एंड रूल्स एंड गाइडलाइंस होता है आपका ऑर्गेनाइजेशन का वो इंटरनलाइज कर लेता है खुद के अंदर, तब हम उसे बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस स्टेज। तो देखिए मेटामॉर्फोसिस स्टेज क्या होता है, यहां पे आपको दिख रहा होगा, आपको यहां पे करो चार्ट, तो नेक्स्ट टाइम आपको क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि आपका जब एम्प्लॉयज का एक इंडक्शन प्रोग्राम होता है, इंडक्शन होता है, इंडक्शन होने के बाद, इंडक्शन जो होता है, इंडक्शन होने के बाद एम्प्लॉयज कौन सा स्टेज से जाते हैं। देखिए फर्स्ट क्या होता है, वो प्री अराइवल होते हैं। प्री अराइवल आने से पहले, ये तो सबको पता है, अराइवल होने से पहले क्या होता है, प्री अराइवल, वो आए, फिर एनकाउंटर करेंगे। एनकाउंटर किसके साथ करेंगे, एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने आप को एनकाउंटर करेंगे। वो एक जब न्यू ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं वो बहुत सारे डिफरेंट पर्सन्स को देखते हैं, डिफरेंट कल्चर्स रहता है आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो एनकाउंटर करते हैं। फिर उनका मेटामॉर्फोसिस स्टेज आ जाता है। मेटामॉर्फोसिस स्टेज क्या होता है, यहाँ पे उनका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होता है। मेटामॉर्फोसिस स्टेज बेसिकली बहुत ही अच्छा स्टेज होता है जहां पे वो बहुत ही ऑर्गेनाइजेशन के साथ घुल मिल जाते हैं। जैसे आप अपने फ्रेंड बनाते हो, क्या होता है, फ्रेंड बनाते हो, पहले से कभी भी कोई किसी के साथ बात नहीं करता है, ओके, ऑब्वियसली अगर आपके ग्रुप होंगे तो पहले क्या होता है, वो ग्रुप के साथ आप एसोसिएटेड होते हो, एनकाउंटर होते हो, फिर आप धीरे धीरे घुल मिल जाते हो। इसी तरह एक एम्प्लॉयज भी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर घुल मिल जाता है, उसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस स्टेज। तो उसके बाद उसका क्या हो जाता है, मेटामॉर्फोसिस स्टेज में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होता है, उसका प्रोडक्टिविटी एनहांस होता है, कमिटमेंट एनहांस होता है, एंड टर्नओवर भी होता है, टर्नओवर भी हो सकता है। तो मेटामॉर्फोसिस स्टेज क्या होता है, देखिए मेटामॉर्फोसिस स्टेज क्या होता है, फाइनल स्टेज ऑफ सोशलाइजेशन। तो आपको नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या क्या हम प्रोसेस फॉलो करते हैं, प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। तो नेक्स्ट टाइम ये एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं कि हम प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन को सीक्वेंस ऑर्डर में दिया होगा और आपको बोलेगा कि इसको सीक्वेंस में सजाओ, तो इसे हम बोलते हैं सोशलाइजेशन प्रोसेस। एम्प्लॉयज अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन, अब यहाँ पे एम्प्लॉयज अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, एंड आइडेंटिफाई देमसेल्फ विथ इट, और फिर ऑर्गेनाइजेशन के साथ खुद को आइडेंटिफिकेशन कर लेता है। एम्प्लॉयज डेवलप ए सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, यहाँ पे एम्प्लॉयज धीरे धीरे अपना बिलोंगिंगनेस डेवलप करता है, एंड बिकम कंट्रीब्यूटर्स टू अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। फिर वो भी कंट्रीब्यूशंस करना स्टार्ट कर देता है, किसके लिए, ऑर्गेनाइजेशन का जो भी गोल्स रहता है, जो भी ऑब्जेक्टिव रहता है, उसके लिए वो भी कंट्रीब्यूशंस देना स्टार्ट कर लेता है। तो ये होता है हमारा मेटामॉर्फोसिस स्टेज। तो मेटामॉर्फोसिस स्टेज हमारा सोशलाइजेशन प्रोसेस के अंदर आता है, ये भी आपको याद रखना है। और जो हमारा सोशलाइजेशन प्रोसेस होता है, ये वाला हमारा प्रोसेस होता है। तो नेक्स्ट टाइम आपको क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि इसको सीक्वेंस में आपको सजाना है, तो प्री अराइवल, एनकाउंटर एंड मेटामॉर्फोसिस स्टेज। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। एन इंटरव्यू, आपका एक इंटरव्यू हो रहा है, इन विच एप्लीकेंट्स इज इंटरव्यूड सिक्वेंसली बाय सेवरल पर्सन्स एंड ईच रेट द एप्लीकेंट्स ऑन अ स्टैंडर्ड फॉर्म इज कॉल्ड व्हाट, स्टैंडर्ड फॉर्म, ये वाला कीवर्ड है स्टैंडर्ड फॉर्म में। यहां पे आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है, कीवर्ड मैं लिख देता हूं। आपका जो भी इंटरव्यू हो रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म में हो रहा है, आपका सीक्वेंशियली हो रहा है, आपका सीक्वेंशियली हो रहा है, सीक्वेंशियली हो रहा है, इंटरव्यूड सीक्वेंशियली बाय सेवरल पर्सन, ईच रेट द एप्लीकेंट ऑन अ स्टैंडर्ड फॉर्म ईच कॉल्ड व्हाट। क्या वो अनस्ट्रक्चर्ड होता है, क्या स्ट्रक्चर्ड सीक्वेंशियल इंटरव्यू होता है, क्या जॉब रिलेटेड इंटरव्यू होता है, या फिर मास इंटरव्यू होता है।
आई होप यहां तक आपको सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो मेरे को रेस्पॉन्ड करके बताएंगे। देखिए यहां पे मेरे को बात क्वेश्चन में ही दे दिया है इंटरव्यू सिक्वेंसली, तो ये तो होगा नहीं, ये तो नहीं होगा। अब मेरे को सिक्वेंसली सजाना है, अभी मेरे को अनस्ट्रक्चर्ड होगा या फिर स्ट्रक्चर्ड होगा। तो यहां पे मेरे को क्या दिया है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है आपका यहां पे सिंपली स्टैंडर्ड फॉर्म में जब आप करते हो कोई भी इंटरव्यू, वो हो जाता है आपका स्ट्रक्चर्ड सीक्वेंशियल इंटरव्यू। देखिए कीवर्ड, मैंने क्वेश्चन से सिंपली कीवर्ड को फाइंड आउट किया और मेरा आंसर करेक्ट हो गया। तो ये होता है आपका कीवर्ड को फाइंड आउट कीजिए। सिंपली आपका इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश टर्म को ढूंढिए, इंग्लिश टर्म को ढूंढिए और आपका आंसर मिल जाएगा। ये हो जाएगा आपका स्ट्रक्चर्ड सीक्वेंशियली इंटरव्यू फॉर दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नॉट वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं स्टूडेंट्स, तो नॉट को बिल्कुल भी मत भूलना, नॉट को हमेशा फाइंड आउट करना। नॉट इंक्लूडेड इन द मॉडल्स ऑफ सिस्टम अप्रोच टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। क्या ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, परफॉर्मेंस अप्रेजल या फिर डिपार्टमेंटलाइजेशन। नॉट इंक्लूडेड इन द मॉडल ऑफ सिस्टम अप्रोच। जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो हमारा एक प्रोसेस होता है, एक सिस्टम अप्रोच होता है, सिस्टम होता है, उसके अंदर क्या क्या आते हैं और क्या नहीं आते हैं, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो जितने भी मेरे साथ जुड़े हैं बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। आई होप सबको मजा आ रहा होगा क्वेश्चन सॉल्व करके। देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो मेरे साथ इसी तरह आप जुड़े रहिए और इंटरेस्टिंग तरीके से हम पढ़ते रहेंगे और अप्रोच को भी समझते रहेंगे। देखिए सिस्टम में मेरा क्या आ जाएगा, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, तो ये तो मेरा आएगा ही आएगा दोस्तों। देखिए हम जब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग तो करते ही करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का मतलब क्या हो गया, हम यहाँ पे प्लान करते हैं। मान लीजिए मेरा मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में मेरे को प्रोडक्शन इंक्रीज करना है। मान लीजिए मेरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, तो उसके लिए मेरे को मैन पावर चाहिए, एम्प्लॉयज चाहिए। तो उसके लिए मेरे को कितना प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, उसके लिए हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करते हैं और उसी हिसाब से हम ह्यूमन रिसोर्स को हायर करते हैं। ये हो गया मेरा प्लानिंग। उसके बाद प्लानिंग करने के बाद में हम रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन करते हैं, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन हो गया। अभी रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन करने के बाद हम उसका क्या करते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं। डिपार्टमेंटलाइजेशन यहाँ पे नहीं होगा इसका आंसर। तो बेसिकली हमारा क्या क्या फंक्शंस होता है हमारा, तो बेसिकली क्या होता है, फर्स्ट हम यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि हमको कितना ह्यूमन रिसोर्सेस का नीडेड होता है। उसी हिसाब से हम एम्प्लॉयज को फिर क्या करेंगे, फिर हम हायर करेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट प्रोसेस हो जाएगा मेरा रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। उसी हिसाब से मैं रिक्रूटमेंट करूंगा और उसी हिसाब से मैं अपना सिलेक्शन करूंगा। ठीक है, मैंने रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन कर लिया। अभी मैंने जो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन किया हूं, जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनका मैं फिर क्या करूंगा, परफॉर्मेंस को अप्रेजल करूंगा, परफॉर्मेंस चेक करूंगा कि वो मैंने जो स्टैंडर्ड सेट किया था, मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन का जो स्टैंडर्ड था, जो गोल था, वो ठीक से अचीव कर रहे हैं कि नहीं। परफॉर्मेंस अप्रेजल करेंगे। तो ये जो होता है ये एक सिस्टम अप्रोच होता है जो मेरा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के पार्ट में आता है। आई होप स्टूडेंट्स यहां तक आप सबको समझ आ रहा होगा। चलिए, तो यहां पे मैंने आपको सिस्टम अप्रोच क्या होता है स्टूडेंट्स बता दिया है, डिस्क्रिप्शन दे दिया है। तो देखिए सिस्टम इज अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड, देखिए इंटर रिलेटेड, मैंने जब वहां पे डायग्राम आपको चार्ट बना रहा था, सब क्या है, इंटर रिलेटेड है। अगर प्लानिंग अच्छा नहीं होगा तो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन फेल्योर होगा, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन फेल्योर होगा तो परफॉर्मेंस अप्रेजल नहीं कर पाओगे। तो इसी के लिए वो इंटर रिलेटेड प्रोसेस होते हैं, बट सेपरेट एलिमेंट्स और पार्ट वर्किंग टुगेदर। तो मेरे जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग थे वो सेपरेट एलिमेंट्स थे, उसके बाद रिक्रूटमेंट सिलेक्शन वो डिफरेंट पार्ट था फॉर कॉमन गोल। तो सब जितने भी मेरे सब ग्रुप्स हैं यहाँ पे सबको इंटर रिलेटेड है, इंटर रिलेटेड होकर काम करते हैं। किसके लिए, एक कॉमन गोल जो होता है मेरा ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसके लिए काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल HRM इज अ सिस्टम दैट मे हैव पार्ट्स सच एज प्रोक्यूरमेंट। क्या क्या पार्ट्स आता है, पहले हम प्रोक्यूरमेंट करते हैं, फिर उनका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करते हैं, फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं, उसके बाद हम उनको रिवॉर्ड्स प्रोवाइड करते हैं। वन पार्ट अफेक्ट्स एंड इज अफेक्टेड बाय द अदर। तो ये क्या है, तो ये बहुत सारे सब ग्रुप है, सब पार्ट्स है और सबको इंटर रिलेटेड होते हैं। ये इसके ऊपर इंटर रिलेटेड होगा, ये इसके ऊपर इंटर रिलेटेड होगा। तो एज अ होल जब हम पढ़ते हैं इसे हम बोल देते हैं क्या, सिस्टम अप्रोच बोल देते हैं।
आई होप सिस्टम अप्रोच भी आपको समझ आ गया होगा, सिस्टम अप्रोच मेरा क्या होता है क्वेश्चन में। चलिए मजा आ रहा है। चलिए अरेंज द स्टेप, फिर से आ गया सर अरेंज वाला क्वेश्चन। ठीक है, क्या कर सकते हैं, अरेंज द स्टेप ऑफ डायग्नोस्टिक मॉडल, डायग्नोस्टिक मॉडल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम द फर्स्ट टू लास्ट। ओके, सिलेक्ट द कोड ऑफ द करेक्ट सीक्वेंस। तो यहां पे आपको बेसिकली डायग्नोस्टिक मॉडल पूछा है। डायग्नोस्टिक मॉडल क्या होता है ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, और आपको प्रॉपरली अरेंज में सीक्वेंस में सजाना है। क्या इवेलुएट पहले हम करते हैं, क्या प्रेस्क्राइब पहले हम करते हैं, या फिर पहले हम डायग्नोज करते हैं, या फिर इंप्लीमेंट करते हैं, क्या होगा इसका आंसर। लेट मी हम सम स्लिप ऑफ वाटर, तो बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। क्या होगा इसका आंसर स्टूडेंट्स। देखिए डायग्नोस्टिक मॉडल बोला है, मतलब मैं पहले क्या करूंगा, डायग्नोज करूंगा, ये तो मेरे को पता है। तो ये दोनों ऑप्शन मेरा एलिमिनेट हो गया। अब मेरे पास बचे ए बी। ठीक है, डायग्नोज कर लिया। अब डायग्नोसिस करने के बाद मैं क्या करूंगा, डायग्नोसिस करने के बाद प्रेस्क्राइब करूंगा। आपको मान लीजिए आप एक पेशेंट हो, आपको कुछ बीमारी आ गया, तो पहले आप क्या करते हो, आप हॉस्पिटल जाते हो। वहां पे हॉस्पिटल में आपको डॉक्टर क्या करता है, डायग्नोज करता है, चेक करता है, आपका प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, डायग्नोज कर लिया उसने। डायग्नोज करने के बाद वो आपको कुछ प्रेस्क्रिप्शन देता है। ठीक है सर, प्रेस्क्रिप्शन देता है, बी हो गया मेरा। फिर हम क्या करते हैं, फिर यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करते हैं। वो प्रेस्क्रिप्शन में हमको कुछ मेडिसिन लिख के देता है। ठीक है, मेडिसिन लिख दिया, मेरे को प्रेस्क्राइब कर दिया। फिर मैं घर जाता हूँ, वो मेडिसिन को मैं खाता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। ठीक है सर, इम्प्लीमेंट करने के बाद फिर मैं इवेलुएट करूंगा कि सुबह जब मैं उठूंगा मेरा तबीयत ठीक है कि नहीं। तो ये हो जाता है मेरा दिस वन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड व्हाट। जो हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में पढ़ाई करते हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो एक पार्ट होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, उसके अंदर जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है उसके अंदर क्या क्या होता है, क्या एम्प्लॉय ग्रीवेंसेस, क्या ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, क्या जॉब इंसेंटिव्स, रिक्रूटमेंट या फिर सिलेक्शन, क्या क्या होता है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। चलिए स्टूडेंट्स बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। देखिए मैं अगर ऑप्शन को देखता हूँ, ठीक है, ठीक है सर, हम ऑप्शन को देखते हैं। देखिए रिक्रूटमेंट सिलेक्शन तो मेरा इंक्लूड होगा ही होगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में रिक्रूटमेंट सिलेक्शन होगा ही होगा। तो 4 और 5 मेरा कहाँ पे साथ साथ है, 4 5 मेरे साथ साथ कहाँ पे है, यहाँ पे है। 1 2 3 4 नहीं है सर, 1 5 यहाँ तो सर 4 नहीं है, नहीं होगा। ऑल ऑफ द अबव, तो मैं कंफ्यूज हो सकता हूँ बी एंड डी में। ठीक है, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन हो गया। एम्प्लॉय ग्रीवेंसेस, एम्प्लॉय ग्रीवेंसेस कहाँ पे आएगा, एम्प्लॉय ग्रीवेंसेस भी मेरा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में पार्ट में आ जाएगा। ठीक है सर, मेरा हो गया 1 हो गया और 4 हो गया, 5 हो गया। ठीक है सर, 1 4 5 तो मेरा हो गया। अभी मैं देखता हूँ 3 एंड 2 ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट मेरा किसका पार्ट है, मेरा ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम का पार्ट है, ये एचआरएम का पार्ट नहीं है। तो 2 ऑप्शन तो होगा नहीं, तो ये 2 ऑप्शन यहां से कट गया और ऑल ऑफ द अबव भी कट जाएगा। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है और वही वाला मेरा करेक्ट आंसर होगा 1 3 4 1 3 4 एंड 5 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये था सिंपल सा एलिमिनेशन मेथड जिसे आप यूज कर सकते हो और अपना आंसर को फाइंड आउट कर सकते हो। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, द अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। तो वहां पे मैंने आपको स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू पढ़ाया था। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू जब हमने पढ़ा था वहां पे मैंने आपको कुछ कीवर्ड बताया था। तो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में मैंने क्या क्या कीवर्ड बताया था, ये सीक्वेंशियली अरेंज होता है। क्या होता है, सीक्वेंशियली अरेंज होता है, सीक्वेंशियली अरेंज होता है। और ये इसका कुछ प्रॉपर स्टैंडर्ड होता है, इसका स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू का कुछ स्टैंडर्ड होता है, प्रॉपर स्टैंडर्ड होगा। तो यहां पे हम देखते हैं अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्या होता है, इनफ्रीक्वेंटली कंडक्टेड, टिपिकली इज अनबायस्ड, टिपिकली इज रिलेटेड टू फ्यूचर, या फिर टिपिकली बायस्ड जॉब परफॉर्मेंस। देखिए क्या होगा इसका आंसर।
तो इसका आंसर देखिए अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में मेरा बायसनेस आता है, मेरा बायसनेस आएगा। यहां पे कोई भी प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होगा, तो दिस वन विल बी माय करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। तो यहां पे आपका कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होगा, कोई प्रॉपर स्टैंडर्ड्स नहीं होगा, नो स्टैंडर्ड्स, नो स्टैंडर्ड्स, नो स्ट्रक्चर्ड। तो यहां पे बेसिकली जो इंटरव्यू अनस्ट्रक्चर्ड होता है तो वहां पे आपको बायसनेस ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो टिपिकली बायस्ड जॉब परफॉर्मेंस विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो क्या होता है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, थोड़ा देख लेते हैं। देखिए अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू टिपिकली बायस्ड जॉब परफॉर्मेंस, तो यहाँ पे आपका बायसनेस बहुत आता है। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू इज एन इंटरव्यू इन विच देयर इज नो स्पेसिफिक सेट। यहाँ पे आपका कोई नो स्पेसिफिक सेट मतलब यहाँ पे कोई भी आपका प्रॉपर स्टैंडर्ड नहीं होता है, आपका यहाँ प्रॉपरली सीक्वेंस नहीं होता है of predetermined questions, although the interviewers usually have certain topics in mind that they wish to cover during the interview। तो यहाँ पे आपका कोई भी प्रॉपरली सिक्वेंसली अरेंज नहीं होता है, प्रॉपरली स्टैंडर्ड नहीं होता है। यहाँ पे रैंडमली कोई भी टॉपिक उठा लेंगे, कोई भी टॉपिक के ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट कर लेंगे। ओके, चलिए आई होप ये वाला सेशन यहाँ तक, आई थिंक दिस वन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। आई होप यहाँ तक आप सबको समझ आ गया होगा, एमसीक्यूज करके मजा आया होगा, उसके साथ साथ आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी हुआ होगा और उसके साथ साथ आपका एमसीक्यूज में भी प्रैक्टिस हो गया होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा, मज़ा आया, तो डेफिनेटली आपको क्या करना है, आपके फ्रेंड्स रिलेटिव जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं यूजीसी नेट एग्जाम या फिर सेट एग्जाम इन मैनेजमेंट विद दैट कॉमर्स के लिए जो अगर प्रिपेयर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उनके साथ ये सेशन को शेयर कीजिए ताकि उनका भी बेनिफिशियल हो जाएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल यूजीसी नेट आईएफएस को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी तरह का आपको इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेगा और बहुत सारे इंफॉर्मेटिव रिलेटेड टू कोई भी सेट एग्जाम अगर आ रहा है, जैसे वेस्ट बंगाल सेट हो गया, कोई भी सेट हो गया, महाराष्ट्र सेट आने वाला है, जम्मू कश्मीर सेट आने वाला है, तो कोई भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सेट एग्जाम, यूजीसी नेट एग्जाम आपको वहां देखने को मिलेंगे। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। So that's all from my side. Thank you and have a nice day and happy learning.